बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खुशगवार सुबह का आगाज़ और बहुत ही खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ जून के महीने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है इस दफ़ा हम देख रहे हैं। ऑल्दो इसके असरात कहा जा रहा है कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन चलें फ़िलहाल तो मौसम अच्छा है, इसको इंजॉय कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। बारिशें हो रही हैं जी सुबह ही से, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फजर के टाइम से शहर में बारिश होना शुरू हुई और इससे कबल हमने देखा कि गरज चमक वाला सिलसिला जो था वो भी चल रहा था। अब सुबह से ही कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। आगाज़ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश से भी हुआ और वो इसका अंदाज़ा इसलिए भी हो रहा है मुझे क्योंकि रास्ते में आते हुए बहुत सारी जगहों पर जो है नकासी आपके क्या इंतजाम थे वो सामने नज़र आ रहा था। खैर वो आगे चल के हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन बारिश से फ़िलहाल मौसम ज़रूर खुशगवार है। इस खुशगवार मौसम को सिर्फ इंसान ही नहीं इंजॉय कर रहे हैं, आप देखें चरिंद परिंद कितने जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं और फ़िज़ा कितनी खूबसूरत लग रही है। आलूदगी में शहर लाहौर का 10वां नंबर है आज और हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये फूल पौधे सब ऐसे जैसे धुल से गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। सो वाकई मुरझाए हुए चेहरे जो है ना वो खिल उठे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। ऑल्दो अभी कुछ दिन पहले आमिर भाई कहते थे गर्मी बहुत अच्छी होती है, वाकई अच्छी होती है। अल्लाह ताला ने ये सब मौसम हमारे लिए बनाए हैं और हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत भी होती है। आज का खुशगवार मौसम तो आप इंजॉय कर रहे होंगे। शहरियों की हद तक तो एंजॉय करना चाहिए। हाँ। और जिस तरह से मौसम था आज तो बेगम और बेटी कह रहे थे ना जाओ और तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते साडा लखां दा सावन जाए, पुराना गाना भी है। लेकिन वो लाखों का सावन जो है वो हमारी ड्यूटी के आगे तो कुछ नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि इस मौसम से डर भी लगता है और खौफ भी आता है कि हम ने इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन फैलाई है उसके असरात आप देख लें कि जून में इस तरह का मौसम है। वैसे मुझे अपनी ज़िंदगी में याद है 99 में इस तरह का मौसम मई में बना था और मैं इंग्लैंड से आया था वापस, तो उस वक्त भाई का फ़ोन आया दोबारा कि जब पहुंच गए हो कैसा मौसम है ये और गर्मी होगी बहुत। तो मैंने उससे कहा नहीं भाई मैं मोटरसाइकिल पे हूँ और इस वक्त भी ठंड लग रही है, यानी बारिश थी, बादल था और मौसम था। तो ये मौसम में तगैर तबद्दल हर 10-12 साल के बाद एक ऐसा आता है, सैलाब का सीज़न आता है। लेकिन इस दफ़ा जो आया है ये मौसम कुछ प्रॉन्ग किया है और लंबा हुआ है। यानी मई आपका बहुत अच्छा गुजरा, 2-4 दिन गर्मी होती थी, उसके बाद फिर मौसम बेहतर हो जाता था। अप्रैल में और रमज़ान में आपको याद है कि सर्दी रही। वैसे ही मौसम बहुत अच्छा। अभी जून में भी, आज जून की 15 तारीख है, आधा जून गुजर गया और ये अपने जोबन पे नहीं आया जून। एक आध दिन के लिए आता है, फिर बादल और बारिश आती है। तो मुझे इससे डर लगता है कि हमें गर्मी चाहिए इस वक्त और इस वक्त हमें बरसात यहाँ मिल रही है। तो ज़रूर दरख्त धुले हुए आपको लगते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी अननेचुरल है, परिंदों के लिए भी अननेचुरल है। उनको इस मौसम में भी गर्मी का एहसास है। मैं खुश होना तो अलग बात है, वो तो होते हैं हम लोग क्योंकि इंसान हैं और मौसम अच्छा हो तो ज़रा प्लेजेंट हो तो रोमांटिक भी हो जाते हैं सब इंसान। मेरे जैसा इंसान तो चले ना हो लेकिन बाकी हो भी जाते हैं। साई साहब बड़े सीरियस बैठे हैं। साई साहब ये खुशगवार मौसम तो देखें हर किसी पे। साई साहब ने इल्जाम ही लगाते हैं। ये देखें अमर भाई हर वक्त उल्टी बातें करते हैं। जैसे आपने कहा कि अमर भाई खुश नहीं है, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। उनको पता है कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। अगर वो गर्मी का जोबन आया तो आपको पता है फिर जो बुरे हालात होने, जो 2 दिन के लिए कंटिन्यूसली एक तरह का मौसम चलता है और गर्मी जो है वो 40-42 पे जाती है, तो फिर बिजली के जो हालात हैं वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। रात को 2 बजे बुला के ट्रिप जो होता है आपका, वो सारी चीज़ें वो ठीक करवानी पड़ती हैं। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मौसम बड़ा अच्छा है। आमिर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें अननेचुरल हो रही हैं लेकिन पब्लिक के लिए बिल्कुल ठीक हो रही है। ये हम सुकून में तो है ना, नहीं तो मई से लेके जुलाई तक जो ये 2 माह है ये पीक पे गर्मी होती थी। हमने देखा है 47 तक टेम्परेचर जाता था। तो इस साल ये है कि अल्लाह ताला इसको 42 से ऊपर नहीं जाने दे रहा, फौरी कंट्रोल करके हमें अच्छा वेदर मिल रहा है। जैसे अमर भाई कह रहे हैं कि लाखों का सावन जाए। वो आमिर भाई सिर्फ आप बैठ के गाना ही सुन सकेंगे क्योंकि एक लंबी ड्यूटी आगे पूरे दिन की आपका इंतजार कर रही है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन चले यहाँ पर आपका मौसम थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, चाय शाय पियेंगे, पिला दें आपको, शाम को जरा समोसे भी मिल जाएंगे। तो अल्लाह करे कि आयशा को अल्लाह तौफीक दे
और वो हमें आज चाय समोसे जो है इस मौसम के मुनासिबत से आयशा जो है। सुन ले, आयशा तो हमेशा आपके लेकिन आगे देखो डिमांड फटीक आ डाल गई दी है। है। नहीं, आयशा तो फटीक डाल दिया, आयशा खुद तो कभी सुना नहीं कि ये मंगवा हमारी प्रोड्यूसर है जी आयशा, जिनके साथ हमारा ये शुगल चलता रहता है, वो समझे कौन सी आयशा की बात। लेकिन अच्छा, एक और चीज मुझे आयशा प्लीज डिस्कस करने दें। फीडर स्ट्रिपिंग का वाकया जो है बहुत सारे इलाकों में हो रहा है। मुसलसल रहने वाली बारिश जो है ये इस तरह से खतरनाक होती है। अब लाइन स्टाफ तब तक काम नहीं करेगा जब तक, मैं शायद सिप्रा साहब से रब्ता करने की बहुत कोशिश कर रही थी, बारिश नहीं रुकेगी, काम नहीं होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि बारिश हो रही हो तो ये खम्भों के बिल्कुल नहीं नजदीक होना ना जाए। चाहिए। नहीं, एक चीज ना ऐड जाए। करें, सही सिपरा साहब। की भी एक चीज ऐड करें, सिपरा की बिजली बंद है रात को। हाँ, रात को उसकी भी बिजली। अच्छा, वो उन्हें पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था ऐसे ही है। सिपरे के साथ जो प्रॉब्लम है। लेकिन कल अगर आप देखें तो बारिश से पहले आंधी आई है। वो उसकी रफ्तार उस तरह से नहीं थी, लोग ज़्यादातर सोए हुए थे, लेकिन आंधी आई और उससे हमारा जो तरसीली निज़ाम है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ वो डैमेज होता है। तारें आपस में टकराती हैं, इनके दरमियान में कोई, इन्होंने पहले किसी ज़माने में हम देखा करते थे वो इन्होंने दो तारों के दरमियान में लकड़ी सी लगाई होती थी। नहीं, अब कहाँ पर अब नहीं है, इतना अब नहीं है इस तरह का। सिस्टम है। तो वो हवा चलती है तो तारें आपस में टकराती हैं और आपका फीडर गया। जी जी। तो जो बारिश का मौसम ये कह रहे हैं कि इसमें बिजली की बचत होगी, तो बहुत ज़्यादा बचत हो रही है इस वक्त। इस वक्त लाहौर के 25 से 30% इलाके बंद है और रात के बंद हैं। ऐसे मेरे ही है। अभी जैन से बात हुई तो उसने कहा रात 1 बजे की लाइट गई, अभी तक नहीं आई। तो मुसलसल मुझे तो लगा बारिश हो इसमें रही है। कितनी परेशानी है लोगों ऐसे ही है। को। तो इसका कुछ ज़रूर हल निकालना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लेस्को जो है इसको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किया जाना था, अभी तक मेरे ख्याल है किया नहीं इन्होंने। इसको किसी के हवाले करें। ये लेस्को का निज़ाम बिल्कुल उलट पुलट है। अपनी मर्जी से बिलिंग करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों पर बिजली चोरी डालते हैं और अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, यूनिट्स लगाते हैं, फिर आप बिल पे करते हैं, किस्तें कराते हैं, लेकिन आपको बिल पे करना पड़ता है, जो मर्जी ये भेज ये दें। अमर भाई ये तो हर जगह पे है ना। कोई भी आपके कोई भी टैक्स कलेक्शन के डिपार्टमेंट देख लें, आप पे टैक्स इम्पोज करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, और उन टैक्सेस की वसूली का पर्पज़ ये है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, उस कम्युनिटी को बेहतर बनाया जाए, लेकिन खर्च वहाँ पे नहीं होते। ऐसे आपकी बिजली ख़राब हो जाए, आप लाइनमैन को बुला लें, वो ये नहीं समझता कि वो उसकी सरकारी ड्यूटी है। वो कहता है कोई 1000-1500 रुपया लाओगे तो इसी तरह। वासा में देख लें, कोई भी जो ऐसा पब्लिक सही कह रहे हैं, का बहुत बुरा हाल डिपार्टमेंट है, उसके यही हालात है। हमने ना बिजली की तारें जो मीटर तक आती थी ना, ऊपर हाँ जी। खंबे से मीटर की तक आती थी, उन तारों पर एक क्लम्प लगता था। उससे ये होता था कि वो अपनी जगह पे जमी रहती थी। ठीक है। अब इन्होंने वो क्लम्प लगाने बंद किए और उसकी जगह पे सिर्फ उसको एक मरोड़ा दिया और तार छोड़ दी। हवा चली, तार इस तरह हुई, हिली, आपका कोई ना कोई फीडर उड़ गया या आपके घर का बिजली बंद हो गई सही। और आप उसके बाद मिन्नत पे हैं, तरले पे हैं, फोन उठाएंगे, साइड पे रख देंगे, ऐसे ही है। कोई इन तक पहुंच नहीं सकता है सही। जब तक इसको इस वज़ीर आला के हवाले ना किया गया। हाँ, ये आपने अच्छा ये मैं आपको बताऊं, वाकई आपने ये दे अच्छा दें इस हल वज़ीर बताया। आला को और फिर देखें कि ये निज़ाम कैसे ठीक होता है। ये पिछले हफ्ते की बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि मैं एक बंदे को बुलाया रात को तकरीबन 1 बजे, चलें उससे तय किया कि आप आ जाएं बिजली ठीक करें। एक बहुत बड़े इस शहर के नामी बंदे का उसको कॉल आ रही थी, वो भी हमारे एरिया में रहता है, तो वो कह रहा था कि जल्दी आए, मेरा बिजली ख़राब है, आके ठीक करें। तो वो उसको कह रहा है कि नहीं जी, यहाँ पे तो हमें सीढ़ी नहीं मिल रही, जिस बंदे के सामान है उसके पास चाबी है, वो घर में है, वो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। कैसा है? तो उसे 3 अंदाजा घंटे करें ये उसको हालात है। जल्दी शाहिद की सिप्रा साहब, साई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद सिप्रा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों में मेरे ख्याल से 1-2 बजे से ये शिकायत आ रही है कि लाइट बंद है। सो बारिश और उससे पहले जो आंधी आई, उससे ट्रिपिंग के जो वाकयात हुए, बिजली बहाली का अमल जो है वो कब शुरू किया जाएगा? इस तरह के मौसम में क्या हिकमत अमली लेस्को की होती है? पहले से प्री प्लानिंग क्या की होती है, कहिएगा। देखें, बिल्कुल जब बारिश हुई है उसकी वजह से स्लिपिंग भी हुई है, ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, बाज़ इलाकों में ब्रेक डाउन हुए हैं और 7-7, 8-8 घंटे गुजरने के बावजूद कई इलाके हैं जहाँ बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। 75 के करीब जो फीडर्स हैं जो अभी तक वहाँ से स्लिपिंग जो है या पेट्रोलिंग करके फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं किया जा सका और अभी भी कई ऐसे सार्फिन हैं जिनको बिजली मुयसर नहीं है। और इनफरादी कंप्लेंट्स की अगर बात की जाए तो वो तो अभी भी हज़ारों में पेंडिंग होंगी, चूँकि जो पॉलिसी है लेस्को की सबसे पहले 11 kV पे अगर फॉल्ट है तो उसको दूर करना है, फिर उसके बाद अगर ट्रांसफार्मर किसी इलाके का डैमेज है तो वो रिप्लेस किया जाएगा और उसके बाद इनफरादी जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर जहाँ बारिश का सिलसिला थम गया वहाँ तो काम शुरू किया गया, लेकिन जहाँ अभी बारिश हो रही है और वहाँ पे काम अभी बहाली का शुरू नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि लेस्को चीफ ने बड़े वादे कमा दिए हैं कि
बारिश के दौरान जो बस की लाइनें हैं उन पर स्टाफ काम नहीं करेगा, उनके लिए इंसानी जानों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। लेकिन शायद सिप्रा साहब देखें, आधे से ज्यादा शहर का ये मसला है। अभी मॉनसून की बारिशें भी होनी है और वो बारिशें तो पूरा पूरा दिन भी चलती हैं। सो क्या इसी तरह से हम यही अजियत भुगतते रहेंगे कि अगर बारिश हो, आंधी चले तो आपका सिस्टम बैठ ही जाए? देखिए, ओवरहेड सिस्टम है, उसने बैठना है, ट्रिपिंग भी होनी है। जहाँ पे दरख्त हैं वहाँ पे ज्यादा इश्यूज आते हैं, दरख्तों की टहनियाँ टकराती हैं तो वो ट्रक ट्रिपिंग का बायस बनती हैं। बाद ऐसे पोल्स हैं जहाँ पे बैनर्स अवेज होते हैं कपड़े वाले, आपको नजर भी आते हैं, वो ट्रिपिंग का बायस बनते हैं। दरख्त उनके जो परिंदे हैं अगर वो ट्रांसफार्मर पर बैठे, बस की लाइनों पर बैठे तो वो भी बाज़ औक़ात जो है इसी तरह की बने खराबियों का बायस बनते हैं। तो ये मल्टीपल इश्यूज होते हैं। और आपको याद है कि माजी में भी यही होता है कि मानसून जब आता है तो ये ट्रिपिंग होना, ट्रांसफार्मर डैमेज, कई घंटे तक बिजली बंद रहना, ये मामूल की बात है। शायद से साहब आमिर भाई कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी कहिए आमिर भाई। शायद ये बताओ कि ये कहा जा रहा था कि जो कंपनीज हैं इनको सूबों के कंट्रोल में दिया जाएगा। हम सुन रहे थे कि पंजाब के पास चली जाएंगी, ये आप पहले वफाक के पास इनका है इख्तियार। तो क्या ऐसा अभी कुछ इस पे काम हो रहा है कि नहीं? देखिए हाई साहब, ये अगर बात करें सूबों पे तो हमें उसका फायदा है। लेस्को अगर हमारे पास आ जाती है और कैपको, मेपको और फेस्को, इससे हमें फायदा है क्योंकि ये वो कंपनीज है जहाँ लाइन लॉसेस कम है और रिकवरी इनकी 100% है। बेसिकली सियासी मामला है, दीगर सूबों की जो कंपनीज हैं वहाँ लॉसेस ज्यादा है, बिजली चोरी की शरह ज्यादा है, रिकवरीज नहीं है। तो बाकी सूबे नहीं चाहते कि वो इन कंपनीज को अपने हैंड ओवर करें। पंजाब को कोई मसला नहीं है, दीगर जो सूबे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है जिसकी बुनियाद पर अभी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी भी बनाई हुई है, बहुत आला सतह की है, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, लेकिन क्योंकि सियासी मदाखलत आ जाती है उसकी बुनियाद पर अभी ये मनसूबा चाहे वल्तवा के शिकार होता ही दिखाई देता है। ठीक है शाहिद से प्रसाद, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने टॉप स्टोरीज की तरफ जाना है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के मौसम में बरकी तनसीबात जो हैं उनको हाथ लगाने से, बेल वगैरह हो गया, पानी की मोटर हो गई, थोड़ा सा एहतियात के साथ जो है वो, क्योंकि ये जो बारिश रहती है हमें बहुत सारे रेस्क्यू से ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि करंट लगने के या फिर आपके शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हो जाते हैं। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए। आ जाते हैं आज की खबरों की तरफ। 10 अरब के फंड्स ना मिले तो जुलाई में सेहत कार्ड पर इलाज बंद। नए माली साल से फिर नए बजट की तजावीज़ और फंड मुख्तस करने का फैसला होगा। नजरबंद अफराद को रोजाना 5,000 अदा करने का फैसला मौतल। सो इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब कुछ बात हो जाती है जी सेहत आमा की, और खबर ये है जी 10 अरब के फंड ना मिले तो जुलाई में सेहत कार्ड पर इलाज बंद हो जाएगा, और फंड्स का इजरा ना हुआ तो इंश्योरेंस के वक्त स्टेट लाइफ कंपनी मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। अच्छा जी, सेहत सहूलियात अवाम की दहलीज में होना, हर हुकूमत की तरफ से नारे भी लगाए जाते हैं। निगरान वजीर आला, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस मामले में बहुत कंसर्न नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से अली रामे ने हमें खबर दी कि बेडशीट तक का वो नोटिस ले रहे हैं कि ये भी साफ सुथरी होनी चाहिए, एसी बंद नहीं होने चाहिए, सेहत सहूलियात जो हैं वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए। अब ये तो पीछे का बेड़ा गर्क हुआ है। आमिर भाई, ये कैसे ठीक होगा? कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी? अच्छा, ये खबर तो ये, पहली बात तो ये सेहत कार्ड बंद नहीं होंगे। चले इस खबर के मुताबिक। अच्छा, अब पहले तो मुझे ये बता दे, चल रही है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है? अगर ये हुआ तो मगर ये हो जाएगा। हाँ। अगर ये हुआ तो ये ऐसी खबरें होती हैं जो मेरा ख्याल है कि रिपोर्टर देते हैं लेकिन उसके पीछे नहीं होता। देखिए 19 को आपका पंजाब का बजट आ रहा है और 10 अरब रुपया जो है वो इस पंजाब गवर्नमेंट को वफाक से इन चीज़ों के लिए मिलना है सेहत के हवाले से, क्योंकि 1 जुलाई डेट होती है बजट के आगाज़ की, तो उसके बाद पैसे मिलना शुरू होते हैं। तो उसमें ये सेहत कार्ड के पैसे कहीं माइनस नहीं हुए हैं, तो ये अगर ना मिले तो मिल जाएंगे। ये इसीलिए जुलाई की डेट भी दी गई है साथ इसके, और बड़ी ही अच्छी ये है सेहत कार्ड की सहूलत। मुझे कल खुद मैंने खुद भी देखा, मेरी भाभी जो है वो गिर गई और उनकी वो टांग 2 जगह से टूट गई हड्डी उनकी। तो हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल में थे, तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पे। अच्छा। और शायद वो फाक के अंडर है इसलिए इतना साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया। और
हफ्ते को उनका है अगर आप किसी रेफरेंस से गए थे तो वो भी बता दें, क्योंकि मैंने आम लोगों के मुंह से कभी ये बात नहीं सुनी है। आप किसी रेफरेंस से नहीं गए? मेरे लिए थोड़ा है, मैं रात 11 बजे तक वहाँ था। अच्छा। मैं कल दफ्तर से निकला हूँ तो सीधा वहाँ गया था। ठीक है। और कोई रेफरेंस यूज नहीं किया था। ठीक है। और बड़े अच्छे इंतजाम थे। हाँ, मैं खुद परेशान हूँ आमिर भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी वालदा रही इसी हॉस्पिटल में एडमिट, शेख ज़ैद में मेरा वालिद रहे। दोनों की डेथ वैसे शेख ज़ैद में हुई, मेरे वालिद की भी वालदा की भी। उस वक्त भी जब हम वहाँ पे रहे, उससे पहले मेरे वालिद एक दफ़ा बीमार हुए थे तो वो कुछ 14-16 दिन रहे थे, तो मैं उनके साथ उसी कमरे में रहा था प्राइवेट रूम। उस वक्त भी हमें शेख ज़ैद की सफाई, शेख ज़ैद का सामान, डॉक्टर्स केयर, उस वक्त भी बहुत अच्छी लगी थी। 2 महीने मेरी वालदा वेंटिलेटर पे रही शेख ज़ैद में। ये वाक़ के अंडर है तो इसलिए बेहतर भी है। आप जरा जाएं तो मेरे मतलब भाई कह रहा था कल कि ये तो कमाल नहीं है, यहाँ पे सारे काम तो ऐसे हो रहे हैं जैसे आप किसी की सवारी, तो आप वो समझ रहा था मैंने किसी की बात कर रहे हैं। हमारे भाई हेल्थ कार्ड का बताएं। नहीं हेल्थ कार्ड का मैं तो उसी जिम्मे में बात कर रहा हूँ। तो कल उस वक्त हेल्थ कार्ड भी बन गया उनका, उसी वक्त हेल्थ कार्ड भी बन गया और वो फोटो कॉपीज भी बाहर कराने शहरियों की सहूलत के लिए बता दें कि क्या कोई बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, खुदा ना खास्ता? अच्छा, कोई प्रोसीजर नहीं दिया जी टाइम पे, अगर किसी ना उन्होंने कहा कि आप फोटो कॉपी करा के लाए। उन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड की तस्वीर हमें सेंड करें। अच्छा। और मरीजा की तस्वीर हमें सेंड व्हाट्सएप पे। ठीक है। खुद ही उन्होंने प्रिंट निकाले, खुद ही उन्होंने सारा काम किया। उन्होंने कहा जो ये लग गया, ये वहाँ फलाना काउंटर है, वहाँ जाके स्टैंप लगवा ले। नहीं तो म्यो सर्विसेज में भी इस तरह ही मुझे नहीं पता, मैंने कल ऑब्जर्व किया है। मैं रात 11 बजे तक मैंने आपको बताया मैं वहाँ पे था। मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छा था। मैंने शेख ज़ैद का नाम इसीलिए लिया था, मैंने कार्ड का भी वहाँ सिस्टम देखा और बाकी चीजें भी देखी। उमूमन अल्लाह ना करे कोई भी हॉस्पिटल में जाए, जरूरत ना पड़े तो, लेकिन अगर कल जरूरत पड़ी तो वो हमें तो बड़ा अच्छा वहाँ ट्रीट किया गया। अब बाकी उस हॉस्पिटल में भी जाएं तो हालात बेहतर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, हाँ, वो आमिर भाई ने रीजन बता दिया है कि सेमी गवर्नमेंट उनकी जो फीसी हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बात की जाए ये दीगर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे तो बुरे हालात होते हैं। वहाँ तो सीएम साहब दौरा कर रहे हैं हर रोज और हालात आपके सामने बता भी रहे हैं। मैं तो जब भी गया हूँ, अल्लाह ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, तो जाए तो वहाँ पे सहूलियात बेहतर मिल जाए। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं PIC में गया इमरजेंसी में, तो मैंने कहा कि मरीज बजाय इस बात के उसका इलाज कराया जाए, इतनी घुटन और इतने रश में तो हाँ जी, अल्लाह ताला रहम करे, कभी किसी को इन अस्पतालों का मुंह ही ना दिखाए। अच्छा जी, डिस्पेंसरियों का प्लान बनाया जा रहा है, साई साहब कैसा देख रहे हैं ये प्लान और डिस्पेंसरियों का फायदा क्या होगा? मुझे याद है कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम था, लोग इससे फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन आजकल लोगों के ज़हन में ये है कि जब तक बड़े हॉस्पिटल में ना चले जाए, इलाज नहीं ठीक होगा, लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। सो कैसे देखते हैं आप ये प्लान को? है ना, यही अभी जो बात चल रही है इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं ना, कि अगर आपके बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इलाज मुआवजा चल रहा है, फिर तो आपको ऑपरेशन के लिए या मेजर जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए जाना चाहिए। डिस्पेंसरी का यही मकसद था ना कि मोहल्ले में अगर आपको मामूली छोटी मोटी बीमारी है तो उसके लिए वहाँ पर जाते थे, आपको वहाँ से मेडिसिन मिलती थी, तो वो फैसिलिटेट हो जाते थे, बड़े हॉस्पिटल में रश नहीं होता था। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ख़राब हुआ। ये डिस्पेंसरी का बिल्कुल, मैंने तो अब देखा है जिस एरिया में भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे तो कोई जाता ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल वो लोग जाते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डिस्पेंसरियां फॉल हैं भी, मुझे नहीं पता। यही मुझे भी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी है मैंने तो वहाँ पे देखा है कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई किसी की पोस्टिंग है तो वो फिर तनख्वाहें ले रहा है, वहाँ पे किसी का इलाज मुआवजा तो नहीं चल रहा, क्योंकि अद्वियात तो वहाँ पे एक टाइम था प्रॉपर अद्वियात दी जाती थी। आमिर भाई कैसे देख रहे हैं इस प्लान को? अगर बहाल हो जाती है कितना फायदा होगा? LDA को पकड़े जी। अब LDA का क्या लेना है? कैसा कैसे आ गई LDA? आ गई ना, कैसे आई LDA? LDA इस तरह आई कि आपके यहाँ पे मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज बनी, अच्छा, जिसके बायलॉज के अंदर है कि वो डिस्पेंसरी बनाएंगे, डॉक्टर रखेंगे, नर्सेज रखेंगे। मैं कहाँ जाने दूं आप लोगों को? आप कैसे जाने ले बैठे हैं यहाँ बड़े बड़े पार्किंग प्लाजे कह के कुछ नहीं बनाते हैं। तो LDA आ गई ना। मैंने आपसे सीधी बात की, कौन सा टाउन प्लानर है जहाँ पे सोसाइटी में डिस्पेंसरी नहीं होती और वो जाके उसको अप्रूव्ड कर देता है, क्योंकि उन्होंने एक फट्टी लगाई होती है कि ये डिस्पेंसरी है जी, सही, वहाँ डॉक्टर चेक होता है। पानी नहीं होता किसी भी सोसाइटी में, नहीं है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? सीवरेज सिस्टम नहीं होता, इसका जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने टाउन प्लानिंग करनी होती है। साहिब साहब, बात को उसके उस एंगल से देखा करें जिस एंगल पर उसका हल मौजूद है। हम बात को उस एंगल से देखते हैं जिसमें हम आम आदमी इसलिए नहीं है, हमारा खबर से तल्लक है। मुझे पता है
कि लाहौर में बनने वाली हर सोसाइटी ने जेली डिस्पेंसरी बनाई हुई है। ना वहां डॉक्टर होता है, ना पैरामेडिक स्टाफ होता है, ना वहाँ फिजियोथेरापिस्ट होता है। अच्छा, मैंने तो जो कि डिस्पेंसरी लाजमी देखी है। नहीं, आप कह रहे हैं जाली बनाई हुई है, मैंने तो देखी नहीं किसी देखी ने। नहीं तो कसूरवार कौन है? अच्छा, गवर्नमेंट जो है इस तरफ से कान को पकड़, सीधा कान पकड़ो ना भाई, एलडीए को पकड़ो कि ये जितनी सोसाइटीज हैं इनमें डिस्पेंसरीज में चेक। अच्छा, आपके डॉक्टर बेरोजगार फिर रहे हैं, मुझे बताएं ये डिस्पेंसरी फॉल हो जाए। एक सवाल है, सोसाइटियों में रहने वाले डिस्पेंसरियों में जाते हैं आमिर भाई? आहो, आपको ये भी नहीं पता? फिर डिस्पेंसरी में तो बेचारा जाता ही गरीब है। यहाँ पे सोसाइटी से मुराद आपकी वो इलाके नहीं है जहाँ पे करोड़ों रुपए की जमीनें हैं। यहाँ तो 2-2 मरले की भी सोसाइटीज हैं, 3-3 मरले की भी है। मेरे घर के पास मैं फिर वो कहूंगा लालाजार सोसाइटी है, वो है ही 3 मरले की सोसाइटी, लेकिन उसकी डिस्पेंसरी कहाँ है, उसका डॉक्टर कहाँ है, उसकी नर्स कहाँ है, उसका पैरामेडिक स्टाफ कहाँ है, उसकी मेडिसिन कहाँ है? किसी ने आज तक आपकी उसमें से पूछा? चलें, ये आपने बता दिया कि एलडीए की ना, मैं बताऊं, ये लालाजार के बता देता हूं। उसका नक्शा अप्रूव्ड, उसकी हर चीज अप्रूव्ड, एलडीए से उसका सारा कुछ हो गया। बिल्कुल। आज तक वहां पानी का मसला, जो आप बात कर रही थी ना, पानी की, ना सीवरेज, ना पानी, ना गैस, जो सीधा आप सीधे तरीके से एलडीए का नाक पकड़े, गवर्नमेंट के पैसे भी बचेंगे और ये जितनी सोसाइटीज हैं, जितना ताकतवर है कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मसाइल हैं एलडीए के, आप कह रहे हैं एलडीए को तो मेरा ख्याल है डिस्पेंसरी पे कोई एलडीए पे हाथ डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं तो कहा था कि बिजनेस, एक सवाल मेरा और ये एक प्रॉपर्टी टाइकून ने तो कहा था मुझे एलडीए दे और पूरे पाकिस्तान का बजट ले ले। ऐसे ही है, ये बात छोड़ दें। मुझे ये बता दें, चले अब सीएम साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, आई होप कि इस पे काम भी हो जाएगा। लोगों का ट्रस्ट नहीं है डिस्पेंसरियों पे, जो दवाई मिल रही है लोगों को लगता है कि सही नहीं है, और वहाँ बैठा डिस्पेंसर होगा तो उसका ट्रस्ट क्यों होगा? मुझे बताओ, वहाँ बैठा डिस्पेंसर होगा। लाहौर में जितनी, अच्छा जी भाई साहब, लाहौर में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, चलो छोड़ दे ये प्राइवेट सोसाइटीज को भी, क्या वहां पे डॉक्टर बैठता है? आपको पता है कि अब डॉक्टर जो 200 रुपए लेता था ना दवाई का, उसने 500 रुपए लेना शुरू कर दिया। लोग बेचारे मेडिकल स्टोर से जाके अपनी बीमारी की दवाई ले रहे हैं। एक टाइम था ये बुनियादी मराकज़े सेहत है ना, यहाँ पे लोग डॉक्टर्स बैठते थे, डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब के दौर में बात करी, एग्जैक्टली। हमारे बचपन में भी था, अंदरून शहर में जो डिस्पेंसरियां थी वहां पे रश रहता था, प्राइवेट डॉक्टर्स की इतनी वो सर्विस वो नहीं होती थी। ऐसे ही है। लेकिन अब डिस्पेंसरी अगर बनाना चाहती है हुकूमत, अगर वाकई इसमें संजीदा है, सबसे पहले एलडीए का नाक पकड़े और उसको कहे चला चले, बता मुझे कहाँ पे डॉक्टर बैठा है और कहाँ नर्स है, कहाँ पैरामेडिक स्टाफ है, कहाँ फिजियोथेरापी। बिल्कुल आपने सही कहा। ये 4-5 अगर चीजें आप मुहैया कर दें, ये जो हम कहते हैं ना हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, लोगों को बेचारों को मामूली बीमारी और जिसमें आप लंबे अरसे तक दवाई लेते हैं, लाइनों में लगे होते हैं। कम से कम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज चेक करने की ये सहूलत जो है ना डिस्पेंसरियों में हो जाए तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाए। ये इसने अच्छी बात की कि हॉस्पिटल में जाके इंसान सेहतमंद भी मरीज हो जाए, वहाँ पे जो हालात। लेकिन आप मुझे ये बता दें, सीएम साहब जो वीडियो चला रहे थे वो आपने देखी? नहीं, मैंने नहीं। इमरजेंसी की राहदारियों में लोग पड़े हुए हैं नीचे, कह रहे सैन में चला रहे सर, ये अच्छा, जाहिर चोई साहब तो क्या ना जाहिर चोई साहब चला रहे, सीनियर रिपोर्टर हैं, नहीं। अच्छा जी, ऑन सीरियस नोट, एम्बुलेंस की सहूलत होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला रहम करे, जिस हालत में कोई एम्बुलेंस के लिए या रेस्क्यू 1112 के लिए फ़ोन करता है, मेरे ख्याल से अगर सीएम साहब इस चीज़ को भी यकीनी बना दें तो बहुत सारा जो है ये बहुत बड़ी नेकी का काम हो जाएगा। साई साहब, फ्री एम्बुलेंस की सहूलत अगर मिल जाए शहरियों को तो कैसे देखते हैं इस अमल को? हाँ ना, ये देखें ना, जिस तरह 1112 की फ्री है तो फ्री है, और हाँ। उसमें कितने लोग, कितने गरीब लोग उसमें फैसिलिटेट होते हैं। और नो डाउट उसमें गरीब नहीं, मैंने बहुत सारे, हर बंदा जिसको इमरजेंसी जरूरत होती है वो 1112 पे कॉल करता है, तो उस पे फौरी तौर पे, क्योंकि उस पे ये होता है ना कि अगर आपके पास घर में गाड़ी अवेलेबल भी है, खुदा ना खास्ता मरीज इस हालत में होता है, वो आप कल मैंने वो बताया 1112 पूछा के गई, वो आप उस तरह ट्रीट नहीं, उनके पास कोई थोड़े से बुनियादी हालात होते हैं कि वो आपकी जान बचा सकते हैं हॉस्पिटल जाने तक, तो वो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एम्बुलेंस होगी तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं तो निगरान वज़ीर से कहता हूँ एयर एम्बुलेंस का भी करो, ट्रॉमा सेंटर्स बनाए बड़ी शाहराहों के ऊपर, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरने की भी मुझे लगता है, क्योंकि ये तो मैं हो जाएगा, ये मंजूर शुदा साल से सुन रही हूँ ना। ये आमिर भाई हो जाएगा ना, कुछ लोगों तक रहेगा। एक तखयलाती प्रोग्राम किया नहीं, आम लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा। एक तखयलाती प्रोग्राम किया करे जिसमें आमिर भाई आपने जितना। अच्छा जी, जनरल अस्पताल से खबर शामिल कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक वार्ड में चहितों का इलाज, गरीब रुल गए। अब ये खबर है जाहिद चौधरी साहब की। हुकूमत इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेकर जनरल अस्पताल में, मेरे ख्याल से वो जो वजीर
आला शिकायत सेल में गए थे सीएम साहब, यहाँ पर भी जाने की जरूरत है। जी आमिर भाई। एक हॉस्पिटल है जी, जनरल हॉस्पिटल। आपको पंजाब के राजनपुर में भी दिमाग का कोई चोट लगे ना या हड्डी का कोई मसला बने तो आप कहते हैं जनरल हॉस्पिटल चले जाएं। इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत है, सिर्फ लाहौर में नहीं बाकी तो शहरों में। ये क्यों जाहिद साहब ने बड़ी जिम्मेदारी से खबर दी होगी। नहीं, जाहिद साहब की खबर ठीक है कि उनका उलिया हॉलीवुड के एक्टर जैसा है, लेकिन वो गुस्सा कर जाएंगे। कौन? जाहिद साहब। मैंने उनको हॉलीवुड का एक्टर बनाया, आप गुस्सा क्यों कर जाएंगे जी? स्टार बनाया है उनकी वो फिल्म जो आई विश जाहिद साहब देख रहे हैं। जाहिद साहब वो XXX का हीरो जो है उसका नाम मुझे नहीं आता, वो आप ही लगते हैं भी बिल्कुल ठीक, वो उस तरह की। आप खबर में वापस आ जाए, जाहिद साहब की तारीफें मिलकर कर लीजिएगा। बाद में कर लूंगा। नहीं ये तारीफें कर रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि मैंने आपको क्या खबर में अभी मैंने कहा कि जाहिद चौधरी साहब ने खबर दी है तो मैंने कहा अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि साहिद साहब इस वक्त तामुल फिल्मों के हीरो लग रहे हैं या विलन लग रहे हैं, इसमें क्या हो गया? नहीं, लेकिन असल बात ये है कि असल बात यही यही थी और ये बड़ी वहाँ पे ऑर्थोपेडिक का है मसला, बड़ी पैथेटिक कंडीशन है वहाँ पे। लेकिन बात यही है कि आमिर भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, सहूलियात की जरूरत है दूसरे शहरों में भी, लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी ने फिर भी वहाँ फैसिलिटेट नहीं होना। उसने एक एक बेड पे 3-3 लोग लेटे होने हैं। अमीर आदमी के लिए अगर कभी आप जाए ना सर्विसेज हॉस्पिटल तो आप वो इमरजेंसी में जाएं, रूटीन की वार्ड में जाएं और VVIP के रूम में जाएं। इतने बड़े कमरे हैं, इतने मैंने अपनी आपका PKL आई है, मेरे ख्याल से अभी तक गरीब की रसाई वहाँ मुमकिन नहीं हो सकती। अच्छा आपको लगता है? मुझे लगता है। अच्छा मैंने विजिट कभी नहीं किया, मैंने लोगों से कमेंट्स चंद दिन पहले एक दोस्त का फोन आया कि सिफारिश करा दे, वो भी फिर सीएम साहब की वजह से होगा क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले इनिशिएटिव लिया। मैं रहा हूँ वहाँ, ये कोविड में हाँ मुझे पता है, मैं रहा हूँ। अभी मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त का सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको कोई मसला है बच्चे का ना वहाँ पे PKL आई में ही, उनका मुझे फोन आया तो उन्होंने कहा जी सिफारिश कर दें कि वहाँ पैसे नहीं मिल रहे, ये है, दाखिला नहीं दे रहे। तो अभी मुझे कल मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा जी क्या बना? वो कहा जी वो एडमिट हो गया। तो वो गरीब आदमी है, उनके लिए तो वो इतने पैसे अफोर्ड करना। वहाँ पे आपके वार्ड्स अलग हैं, प्राइवेट रूम्स अलग हैं। और दूसरी बात ये है साई साहब, यहाँ पे मैं 2 हॉस्पिटल का जिक्र करता हूँ जो शहबाज शरीफ के दौर में बने, एक मियाँ मीर हॉस्पिटल, एक सब्जाजार हॉस्पिटल। आप वहाँ चले जाएं आपको रश नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये इलाके के हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ उसी इलाके के लोगों को आते हैं, सब्जाजार के, लालाजार के, मरगजार के, इन्हीं इलाकों के आएंगे ना, बन रोड के। अगर हम इसी तरह हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ा दें, यानी आप इसको बड़े स्कैन पे देखें तो पंजाब में मुल्तान में जनरल हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल, सवाल ये पैदा होता है, मैंने समनाबाद हॉस्पिटल विजिट किया ना, तो वहां पर आपका कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है वहां पर। अगर आपको डॉक्टर तो नहीं होना, वो एक इंतजामी मसला है। हॉस्पिटल बनाने का फायदा क्या है भाई? गवर्नमेंट जिसके दावे थे कि वो हेल्थ पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, क्या कोई हॉस्पिटल बनाए गए? लोगों को फैसिलिटेट किया गया? उन्होंने जिस चीज पर चीजें फोकस की ना, मैं उसको बता भी नहीं सकता। अच्छा जी, अब इस खबर को हम वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि अब बात मेरे ख्याल से कहीं और आमिर भाई ले जाएंगे। ये सेहत सहूलियात आवाम की दहलीज में पहुंचना आवाम का हक है। डिस्पेंसरियां बनाई जाएं, आवाम का जो एक मैं कहती हूँ यकीन है ना इन पे, वो बहाल करना भी बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेंसेस के हवाले से अगर कुछ CM साहब कर लें तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अच्छा काम कोई एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस चलें, आपकी ख्वाहिश है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर उसके समरात किसी आम आदमी तक पहुंचे। एक्सीडेंटल के लिए होती है ये, और ये ट्रॉमा सेंटर्स तक पहुंचाती है। तमाम मरकजी शाहराएँ जैसे आपकी मोटरवे है, मुल्तान रोड है, GT रोड है, ये वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं जो पे अगर कहीं से एक्सीडेंट हो तो एयरलिफ्ट करके मरीज को फौरी तौर पर मुझे आयशा ब्रेक का करें कोई खुसूसी तौर पे। यहाँ पे तो मैंने देखा है गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं मैं जा रही हूँ जी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आते हैं। साहब कहते हैं कि अच्छा आप अपना सामान खरीद के रख लें। नहीं उसको छोड़ दें, सामान क्यों खरीदना है? और 2 रुपए आपके हर साल लगती है ना मंडियां में, जगह सरकारी, हाँ। जगह सरकारी, आप उसको जिस वक्त मर्जी चाहें ये इन मंडियों को कर सकते हैं, इन मंडियों को ठेके पे दे सकते हैं। अच्छा, उल्टा गवर्नमेंट को पैसे बचेंगे। फी मंडी शायद 50 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, मुझे इसकी मालियत नहीं पता, बचेगी। देने क्यों है? हाँ सही है। देखें वहां आप जानवर पे टैक्स ले रहे हैं, वहां पे आप खाने पीने के स्टॉल्स के पैसे, वहां चारा बिकता है, वहां फलां चीज बिकती है, पानी बिकता है, हर चीज बिकती है। बिल्कुल, जगह सरकारी है तो फिर वो किसी ठेकेदार को देते, वो चलवा देगा आपको ये मंडियां। और आपने लेट कर दिया, वो आपने सही कहा, ये व्यापारी गांव-गांव फिर के खरीद के लाते हैं जानवर, जिन्होंने पाले नहीं होते हैं, ऐसे ही उन बेचारों का ये रोजगार है। इस वक्त रुल रहे हैं रोड्स के ऊपर, वो
क्योंकि मंडियां ही नहीं है, कहाँ लेकर जाएं जानवर। और अगर दिन कम होंगे, 18 को मंडियां लगेंगी, 28 को ईद है, मुझे बताओ इस 10 दिन में क्या रश होएगा। शाहिद साहब, मैं आपको ये मिसमैनेज है और ये मिसमैनेजमेंट क्यों हुई है। यहाँ तो मंडियां नीलाम की गई थी, हमेशा नीलाम। ये 2 अरब रुपया फिर किस चीज का देना था यहाँ पे। ये तो मंडियां नीलाम की गई थी। अगर बैंकों ने अपनी एटीएम से लगानी है तो बैंक उससे पैसे कमाता है, फी ट्रांजैक्शन उसमें से 25 रुपए या 15 रुपए लेता है सर्विस चार्जेस के। आप एटीएम से पैसे निकलवाएं। अजलाई इंतजामिया खौफनाक है यार। इस खौफनाक को जानवर को पकड़ो ना यार, क्यों नहीं इसको पकड़ा जाता। ये तो करोड़ों रुपए, यानी 2 अरब रुपया ये भी दें, इन्होंने नीलाम भी कर ली मंडियां, और उसके बाद जानवर लाने के भी पैसे दें, और फिर ये मसला है कि जी ये 2 अरब रुपया जानवर की पर्ची भी बिकती है। मुझे लास्ट टाइम याद है कैप्टन उस्मान साहब कमिश्नर थे, बड़ा एक्टिवली इन पे काम हुआ था और बड़ी अच्छी तरीके से मंडियों को ऑपरेशनल कर दिया गया था। और अब तक ये जितने दिन रह गए हमारे रिपोर्टर्स नहीं कमिश्नर साहब माशाल्लाह ये भी बहुत काम किए हैं और रोज समनाबाद पहुंचे होते हैं। पता नहीं समनाबाद कौन है? बस समनाबाद कौन है मुझे नहीं पता। आप दोनों राजी हैं? नहीं खारक नाले तो आज तक नहीं आए, प्रोग्राम के लिए समनाबाद आते हैं। आपने घूम फिर के 1.5 साल हो गया है। बुजदार दौर का प्रोजेक्ट है, सिर्फ कितने 100 गज का है, पूरा आधा किलोमीटर भी नहीं है जिसमें पाइप डलना है, और आपने लाखों की आबादी वहाँ खराब की हुई है। ये सोशल मीडिया और आप जाएं और समनाबाद का रोज आप विजिट करते जाएं। ये बकर मंडियां किसने लगानी थी? और यार किसने लगानी? हर प्रोग्राम जो अपना समनाबाद नहीं मैं साथ हूँ, ये मसला हल होगा तो बाकी मसाइल की तरफ आएंगे। बात ये है आमिर भाई आपने कैप्टन उस्मान का नाम लिया तो ये भी तो कमिश्नर है ना। हेडलाइंस के बाद आते हैं। मैं अभी खुशगवार मौसम के मनाजिर तो आयशा ने दिखा दिए हैं, लेकिन बाहर इस वक्त निकासियाब के इंतजामात नहीं हैं। हम रिहायशी इलाकों में पानी देख रहे हैं, जगह जगह जमा है, सो लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है इस खुशगवार मौसम के साथ जुड़ा हुआ है जी, ट्रिपिंग के वाक़यात हो रहे हैं। सो अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, जैसे आजकल AC चल रहे हैं, TV है, स्विच वगैरह उनके प्लग आउट कर दें ताकि कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि लाइट आनी जानी भी जो है वो इस तरह के मौसम में रहती है ये सिलसिला। अच्छा जी, अब कुछ खुशगवार मौसम की बात कर लेते हैं। आपको ये सब्ज हिलाली जो रंग के पौधे हैं जी, ये आपको बहुत अच्छे सरसब्ज नज़र आ रहे हैं, धुले हुए नज़र आ रहे हैं। चरिंद परिंद इस खूबसूरत फ़िज़ा में जो है वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर रहे हैं। जिस तरह हम शुक्र अदा कर रहे हैं जी, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। सो चलते हैं मायदा की तरफ, मौसम की सूरत हाल बताएंगी। मायदा बताइए आज के मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है? बारिश का ये सिलसिला क्या दिन भर जारी रहने वाला है? बिल्कुल है ना। मौसम अगर बाहर का आज देखा जाए तो शहर भर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। सुरमई बादल जो है वो हर तरफ शहर में छाए हुए। जिस तरह आपने बताया कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं, वाकई जो है ये किसी नेमत से कम नहीं है अल्लाह की, कि मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश का सिलसिला जो है वो कल से वक्फे से जो है वो जारी है। कहीं पर आपने देखा होगा तेज बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, और कहीं पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। डायरेक्टर इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, मजीद मौसम की सूरत हाल उन्हीं से जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, बारिशों का सिलसिला जो है वो कब तक जारी रहेगा? जी अगले 24 घंटे में भी लाहौर में और इसके गिरदों में बारिश का इम्कान रहेगा। इसमें हैवी रेनफॉल का चांस भी है, और पिछले 24 घंटे में टेम्परेचर मैक्सिमम रहा है वो 39 रहा है, और आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 27 तक जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बारिशों के हवाले से हमारे शहरियों को जो है वो क्या मजीद जो है वो इत्तलात दी गई है कि उन्होंने किस तरह से सफ़र जो है वो किस तरह एहतियात से कर रहे हैं, या बाकी सूरत हाल किस तरह से? देखिए हैवी रेनफॉल में जो है ये जो कच्चे घर होते हैं या कमज़ोर स्ट्रक्चर वाले घर होते हैं उनके कोलैप्स होने का भी चांस होता है, तो इसमें थोड़े से एहतियात करनी ज़रूरत है लोगों को। ये बारिशों का सिलसिला आज ही रहेगा या आगे हफ्ते भी जो है वो जारी रहेगा? देखें यूँ तो अगले हफ्ते भी क्लाउडी वगैरह रहेगा वेदर, हल्की फुल्की बारिश ही होगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 24 घंटे में ज़्यादा है। बिल्कुल, जैसे आपने डायरेक्टर साहब की बात सुनी है कि 24 घंटे में बारिश जो है उसके ज्यादा इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 70 से 80% बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। मायदा जून का महीना है, इस तरह का मौसम जून के महीने में मैं चाहूंगी डायरेक्टर महकमा मौसमियात चूंकि आपके हमरा मौजूद हैं,
तो जून के महीने में ये जो हम खास तब्दीली देख रहे हैं, इसके बारे में भी इनसे पूछिएगा। आगे ईद की आमद है, सो ईद के करीब मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे मवेशी मंडियाँ भी लगती हैं। सो ईद से पहले अगर मानसून सीजन या प्री मानसून का आगाज होता है, कब से हो रहा है? सो डायरेक्टर महकमा मौसमियात साहब से ये भी पूछिएगा। बिल्कुल है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने पूछी। डायरेक्टर साहब से हम मजीद पूछ लेते हैं। अच्छा सर, मुझे आप बताइएगा कि ये जो आगे ईद के दिन करीब हैं और जिस तरह से आप जून में मौसम देखने में नजर आ रहा है, तो ईद के दिनों में जो है वो किस तरह का मौसम देखा जाएगा? देखिए जी, ईद के दौरान भी ये कि इंशाल्लाह पार्शियल क्लाउडी वेदर या हल्की फुल्की बारिश का इम्कान रहेगा। गर्मी शिद्दत कुछ ज़्यादा नहीं होगी ईद के दौरान इंशाल्लाह। तो आप ये समझते हैं कि शहरियों की ईद जो है वो ठंडी हो जाएगी, वो इस मौसम को एंजॉय कर सकेंगे? हाँ, ईद जो है गर्मी वाली नहीं होगी, ईद इंशाल्लाह बेहतर मौसम में गुजरेगी। बिल्कुल है ना, आपने सुनी इनकी बात कि ईद भी जो है वो हल्की बारिश तो रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन उस तरह से हैवी रेन नहीं देखने में नजर आएगी जिस तरह से आज जो है वो कल से मुसलसल बारिश जो है वो शहर में देखने में नजर आ रही है। तो इनका बताना यही है कि ईद के दिन भी जो है वो शहरियों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि ईद भी उनकी जो है वो ठंडी गुजरेगी, हल्की हल्की बारिश भी रहेगी, ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी और मौसम इसी तरह से मजीद खुशगवार रहेगा जिस तरह आज शहर का मौसम खुशगवार है। ठीक है जी, आज जैसे शहर का मौसम खुशगवार है, इसी तरह से मौसम जो है खुशगवार रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान तो बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। थैंक यू सो मच। आपने देखा जी, बाहर मौसम खुशगवार है, सुरमई बादल नज़र आ रहे हैं। पूरा दिन आज इसी तरह से वक्फे से बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। सो हमारा मौसम जो है आज का खुशगवार रहेगा, लेकिन जून में अगेन इस तरह का मौसम होना, और जैसा कि कहा भी गया है उनकी जानिब से, डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से, कि ये जो मौसम है, ये तब्दीली जो हम देख रहे हैं, ये आपको ईद तक नज़र आएगी। यानी ईद में कहा जा रहा था हब्स होगा, तो वो हब्स वाला सिलसिला भी जो है वो फ़िलहाल हमें जैसा कि प्रेडिक्शन की गई है उनकी जानिब से कि ईद भी आपकी अच्छी गुजर जाएगी। ईद के करीब भी मौसम इस तरह का जो है वो देखने में आएगा कि ठंडा ही मौसम होगा, यानी आपके लिए एज सच कोई इतनी परेशानी नहीं है। सो वेदर को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, कुछ प्लान कीजिए, लेकिन अब जो लोग दफातर में हैं उनके लिए यही है कि अच्छे तरीके से काम कीजिए, चाय शाय एंजॉय कीजिए और अच्छे मौसम को खुशगवार तरीके से एंजॉय कीजिए। लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है, अपने कुछ दीगर सेगमेंट्स की तरफ भी चलना है, सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन करना है। आज हम जो नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करने वाले हैं वो है माल का हाल। अच्छा जी, माल के हाल भी हम आपको बताते हैं, करेंसी रेट क्या चल रहे हैं, तो हम दिखा देते हैं डिफरेंट करेंसी रेट। अच्छा जी, तो ये है जी हमारे आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर की। आपको घर बैठे पता चल जाता है कि आज का कौन सी करेंसी का क्या रेट है। सो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्दी टिप्स शामिल करेंगे और आपको बताएंगे बहुत ज़बरदस्त टोटका। बुनाई के मसाइल अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है? सबसे पहले जी, टमाटर के जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ये जितनी कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत ही स्पेशल सलाहियत रखी है। सो अगर आपको लगता है कि आपकी बुनाई कमज़ोर हो रही है, सर में दर्द रहती है, कुछ ऐसा इशू फील हो रहा है आपको, टमाटर के जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जूस निकालें, इसको स्ट्रेन करें और इसको जो है वो कम अज़ कम हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सेकेंडली, लेमन जूस, लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है वो स्पेशल सलाहियतें रखी हैं, ना सिर्फ बुनाई के लिए बल्कि आपके लिए बहुत सारी दूसरी बीमारियों का हल भी इसमें मौजूद है। लेकिन चूँकि कुछ लोगों को सिट्रस इशू होता है, गले का इशू होता है, अगर ये इशू नहीं है आपके साथ तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पानी में बॉईल करके इसका पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो इसके अलावा जी आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नट्स जो हैं, हैंडफुल नट्स,
ना सिर्फ बादाम बल्कि आप मिक्स नट्स का इस्तेमाल भी कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी आप इन बादामों का इस्तेमाल इसमें कर लें उसमें कर लें, अगर आप डायरेक्ट खा लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। रूटीन में पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, गर्मी में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मौसम में पानी का नेमुल बदल कोई नहीं है। पानी की जब भी मैं बात करती हूँ मेरा इस चीज़ पर होता है कि साफ़ पानी। अब आप बाहर का पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, बॉटल वाला पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप पानी को बॉयल करके ज़रूर पिएं ताकि पानी आपको फ़ायदा पहुंचा सके, उसका नुकसान ना हो। गर्मी में चूँकि पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा होती है, सो कोशिश ये कीजिए बॉयल वाटर इस्तेमाल कीजिए ताकि उसका फ़ायदा हो। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं टाइम टू टाइम इन चीज़ों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस मकसद हमारा होता है और फिर लोगों को याद कराना, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अब वो चाहे कोविड की बात है चाहे वो डेंगू की बात है, हम लोग एहतियात भूल जाते हैं और जब सर पे एकदम से आती है फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं। सो डेंगू से मुतालिक हम आज के शो में बात करने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर भी, सरकारी सतह पर भी, निजी सतह पर भी, अस्पतालों में भी उस तरह से अब डेंगू पे काम नहीं हो रहा। सो इसकी वजूहात क्या हैं, कितना एक्टिव होना चाहिए, असल में ये कितना ख़तरनाक है। अब ये जो बारिशें हो रही हैं क्या इसमें भी डेंगू का ख़तरा हो सकता है, आगे प्री मानसून का आगाज़ हो जाना है। सो हमने क्या क्या एहतियात बरतनी है इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। अगेन इसमें कोशिश करेंगे कुछ डेंगू के सिम्टम्स भी जो हैं वो हम डिस्कस कर लें। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुमी इक्तदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बता दें, हम लोगों को याद कराते रहें तो सब याद रहता है, लोगों की तो बात है अलहदा, मेरे ख्याल से कुछ जिम्मेदारान भी भूल जाते हैं इस पे काम करना। सो बीइंग ए डॉक्टर आप क्या समझती हैं कि हमें हर दफ़ा डेंगू को याद रखना है या बस सीज़न आए तभी आपने एहतियात बरतनी? नहीं, बिल्कुल हमने तो डेंगू को अब हर वक्त याद रखना है, इसलिए क्योंकि ये जितनी तेज़ी से मर्ज फैल रहा है दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, दिस इज़ बीन लेबल्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रॉपिकल डिजीज़। और WHO के जो अलर्ट्स होते हैं उनमें जो टॉप 10 थ्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें डेंगू का शुमार है। तो ये बीमारी ऐसी नहीं है कि ये वन टाइमर है, आई और फिर चली गई और फिर इसका नाम भूल जाएं हम। ये तो रिपीटेडली हमें लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डेंगू एक मेडिकल प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये एक सोशल प्रॉब्लम है और इसका हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफाई सुथराई है उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हम अपने इर्द गिर्द को साफ रखेंगे, पानी नहीं इकट्ठा होने देंगे तो मच्छर नहीं अफजाइश करेगा और डेंगू फैलने का खदशा कम होगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा मानसून का भी अलर्ट जो रहा है कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, आपने देखा भी कि दुनिया भर में एक क्लाइमेट चेंज है। अब जून में आप बारिशें जी, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है ये ग्लोबली और हमारे नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे भी इफेक्ट डाल रहा है। फ्लड्स का भी खदशा रहता है और जब बारिशें होती हैं, पानी आता है तो उसके साथ मच्छरों की अफजाइश और डेंगू और मलेरिया का खदशा बढ़ जाता है। अगर आपको ना याद हो तो 2011 जब मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा डेंगू एक बहुत ज़ोरों शोर से आया था और दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिडेमिक इसे करार दिया गया था, वो भी ऐसा ही साल था जिसमें प्री मानसून बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और उन बारिशों के पानी ने ही समहाउ इसको फ्लरिश किया और फिर बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आए। तो आई थिंक कि इस ईयर भी ग्लोबली भी बहुत सर्ज है डेंगू के केसेस में हमारी नेबरिंग कंट्रीज में। लोगों के अंदर खौफ नहीं है, अब लोगों को लगता है कि अच्छा डेंगू है, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, मैनेज हो जाता है। मुझे ये बता दें अभी भी उतना ही खतरनाक है, अभी भी उसी तरह से जानलेवा डेंगू साबित हो सकता है? क्योंकि अब जो चीज़ पुरानी हो जाए लोगों को लगता है अच्छा इलाज आ गया, बुखार होगा, पेन होगी, मेडिसिन लेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। देखिए, जो डेंगू बुखार है उसकी दो वेराइटीज़ होती हैं। एक बुखार है जिसे हम सिंपल डेंगू फीवर कहते हैं और एक इसकी सिवियर फॉर्म है। सिवियर फॉर्म थोड़ी ख़तरनाक होती है जिसमें पेशेंट को शॉक में जाने का खदशा होता है और अस्पताल में एडमिट करके हाई डिपेंडेंसी यूनिट या ICU केयर की ज़रूरत होती है। हमें हर वक्त तैयारी वर्स के लिए ही करनी चाहिए, क्योंकि डेंगू जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें पेचीदगियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पहले डेंगू हुआ है और आप उससे रिकवर हो गए हैं तो जनरली लोगों में सादा डेंगू बुखार होता है। लेकिन सेकेंडरी या थर्ड टाइम इन्फेक्शन अगर आपको हो और मच्छर की जो है जो वायरस वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी सीरोटाइप, मुख्तलिफ सीरोटाइप्स हैं, अगर वो डिफरेंट हो
तो आपको सीवियर डेंगी या जिसे हम डेंगी हेमरेजिक फीवर अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, उसका चांस बढ़ जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम जब हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए किसी खुदा न खास्ता अनटूवर्ड सीन के लिए कि कोई अब बारिशें हो रही हैं, जाहिर है पानी इकट्ठा होना है, तो हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने घर के अंदर ही और घर के बाहर और इर्द गिर्द भी, क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट किसी के लिए भी, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो हर घर में पहुंचे। आपके घर की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। और ये अब कोई नई चीज भी नहीं है कोविड की तरह कि आपके ऊपर एक नई चीज आई है और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। अब सब लोगों को पता है कि एहतियात क्या करनी है। बिल्कुल, जैसे कोविड में हम कहते थे हाथ धोने, मास्क पहनने, तो लोग अमल करते थे। इसी तरह डेंगू में हम अगर कहते हैं कि मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करें या कवर्ड कपड़े पहने या अपने घर में पानी जमा ना होने दें जो मच्छरों की अफजाइश का बायस बने, तो आपने इस पर अमल करना है कि आपकी अपनी हिफाजत है, ये आपको बीमारी से बचाएगी। किसी भी गवर्नमेंट के लिए, म्यूनिसिपल कमेटी के लिए, सिटी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर घर में घुस के काम करे। ऑब्वियसली उनकी टीम्स आपको फैसिलिटेट कर रही होती हैं, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन आपकी अपनी है कि आप अपने घर और उसके इर्द गिर्द की सफाई। बिल्कुल, और आपको ये नहीं पता कि अगर आपके घर मच्छर की अफजाइश हो रही है, आप इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए भी रिस्क का बाइस बन सकते हैं। वो लोग जितनी मर्जी केयर कर लें, आपकी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मुझे ये बता दें, आपने ये चीज़ मेंशन की डॉक्टर साहिबा कि जी एक दफ़ा जिसको डेंगू हुआ दोबारा हो जाए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर और इसके अलावा हम देख रहे हैं शुगर का मरीज़ है, स्मोकिंग लोग करते हैं, मतलब बीमारियां हर दूसरे बंदे को लगी हुई हैं। सो ऐसे में डेंगू बुखार का हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है, जो पहले से ही लोग किसी ना किसी देखिए जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जिसमें आपने जिक्र किया, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का आर्जा है, जिगर या गुर्दे के मरीज़ हैं, इन तमाम लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि वो एक क्रॉनिक एलिमेंट से ऑलरेडी गुजर रहे हैं जिसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है। उसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, वो फिर डेंगू ही क्यों ना हो, उसको हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उसके साथ लड़ सके। तो इन लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और हामला खवातीन, ये वो वल्नरेबल ग्रुप है जिन्हें और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, सो इस मौसम में बहुत एहतियात करें और अपने इर्द गिर्द की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। सही कहने को ये एक मच्छर है जो काट जाता है, उसका ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर फीवर होता है। ठीक है, बुखार आमतौर पे हाई ग्रेड होता है और कंटिन्यूस फीवर होता है और ये 3 से 4 दिन बहुत तेज रहता है, फिर कभी 1-2 दिन के लिए उतर जाता है और फिर फीवर होता है। अब इस तरह के बुखार को हम टाइफाइड के साथ भी कि कभी उतर रहे कभी चढ़ रहे, लोग ये कहते हैं टाइफाइड। यूजुअली फीवर हाई ग्रेड होता है, 103, 104 बल्कि 106 डिग्री तक भी लोगों में देखा गया है। बुखार के साथ जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है वो सिवियर बॉडी एक्स है कि जिस्म में शदीद दर्द होता है। लोग इसे डिस्क्राइब करते हैं एज द वर्स्ट फीवर ऑफ देयर लाइफ कि बुखार और भी चीज़ों में होता है लेकिन इसमें जिस्म में इतनी शदीद दर्द होती है जैसे हड्डियां तोड़ने में दर्द होती है, इसीलिए इसे ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहा जाता है। जो डेंगू वर्ड है उसका नाम है ब्रेकिंग बोन फीवर। और आंखों के पीछे दर्द बड़ी टिपिकली होती है, जोड़ों में, पट्टों में दर्द होती है और जिस्म पे एक रैश भी डेवलप हो सकता है, सूख निशान के धब्बे बन सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से से खून भी आ सकता है, जैसे नाक से खून आ जाता है, दांतों से खून आ जाता है, पखाने के रास्ते खून आ जाता है, जिस्म पे कोई नील या धब्बे पड़ सकते हैं। कई लोगों को उल्टी, मतली की कैफियत और लूज मोशंस भी आ जाते हैं। तो अगर फीवर होने के साथ आपके सर में शदीद दर्द हो, आंखों में दर्द हो, पट्टों और जोड़ों में दर्द हो या कोई रैश हो या कहीं से खून आए तो फौरन हॉस्पिटल में दिखाइए और अपना टेस्ट करवाइए। पहले हम इनिशियली खून का टेस्ट करते हैं जिसे सिंपल सीबीसी कहते हैं। उसमें हम खून के सफ़ेद ज़र्रात जिन्हें हम WBC या वाइट सेल कहते हैं और प्लेटलेट्स जो खून को जमने में मदद देते हैं उनको चेक कर लेते हैं। अगर उनकी तादाद कम हो तो हमें शुबा होता है कि प्रॉबेबली ये डेंगू फीवर है। फिर डेंगू के स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं जिसमें NS1 एंटीजन और डेंगू का PCR भी कर सकते हैं और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट भी है जो कि कंफर्म कर देता है कि मरीज़ को डेंगू बुखार है। अगर पेशेंट को कंफर्म हो जाए तो आप अपने मौलिद से राब्ते में रहिए और अगर वो आपको हॉस्पिटल में दाखिले का कहता है तो ज़रूर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं क्योंकि डेंगू एकदम बुखार उतरने के बाद सीरियस फॉर्म ले सकता है और डेंगू शॉक में भी लोग डॉक्टर साहिबा एनी स्पेसिफिक मेडिसिन जो हम के कितने अरसे से अगर डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं
तो ये एक स्पेशल मेडिसिन है जो डेंगू के इलाज में यूज होती है, क्योंकि हम नॉर्मली बुखार के लिए पैनाडॉल वगैरह लोग घर में भी देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक डेंगू का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। कोई भी ऐसी एंटीवायरल नहीं है जो स्पेसिफिक हो इस वायरस के खिलाफ और काम कर सके। लेकिन आप पैनाडॉल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो दर्द की दवाइयां हैं जिनमें एनसेड शामिल हैं, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो ब्रूफिन है या पॉन्स्टन है या डाइक्लोरेन, ये मना होती हैं, इनको इस्तेमाल ना कीजिए। सिर्फ पैनाडॉल या पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। बाकी जो आपको ड्रिप लगनी है या आपको खून की अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लगना है, उसका फैसला हॉस्पिटल में डॉक्टर करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो अब डेंगू की वैक्सीन के मुतालिक है। दुनिया में डेंगू की वैक्सीन अब अवेलेबल है। कुछ अथॉरिटीज़ की तरफ से वो अप्रूवल में भी जा चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्रूव हो गई है, इंडोनेशिया ब्राज़ील में इस्तेमाल भी हो रही है, लेकिन अभी FDA की तरफ से उसको अप्रूवल फुल नहीं मिली है। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत एक्सपेंसिव है और हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास फ़िलहाल एहतियात का दामन है और प्रिवेंशन हमने एहतियात से करनी है। आज का दिन जो है अना 15 जून, उसको हम एक एडवोकेट करें, एक हमने कैंपेन स्टार्ट की है कि जैसे दुनिया में वर्ल्ड मलेरिया डे होता है, वर्ल्ड TB डे होता है, तो डेंगू इतना अहम मसला है जो 130 कंट्रीज इससे इफेक्टिव हैं। तो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्लेज कर रहे हैं कि वो एक डे डेडिकेट करे डेंगू के लिए भी। जो एशियान कंट्रीज हैं जिसमें ये इंडोनेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, जहां आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं डेंगू होता है, वो ऑलरेडी 15 जून को डेंगू डे के तौर पर मनाती हैं। तो अब हमने बहुत सारे इदारों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और आज पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के भी इदारों से हमने आज WHO के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की हुई है, दोनों मिनिस्टर्स हेल्थ को भी बुलाया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर रिक्वेस्ट करें कि एक डे डेंगू के लिए भी डेडिकेट किया जाना चाहिए, ताकि इसकी अवेयरनेस और ये जो थ्रेट है इसकी सेंसिटिविटी को हम इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट कर सकें और लोगों में अवेयरनेस आ सके। और आपकी वो बात कि लोग भूलें ना, बल्कि उन्हें याद रहे कि डेंगू एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे सर पर मंडला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, स्कूल कॉलेजेस की सतह पर, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर मेरे ख्याल से इस चीज़ को भी लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल तो वैसे स्कूल्स वगैरह बंद है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर साहब सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसका क्यों हम इस्तेमाल हम बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आई थिंक अवेयरनेस का जो मेजर रोल है वो तो अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही ले लिया है। इन पर्सन जो सेमिनार्स और वो होते थे, उनका वो इम्पैक्ट शायद नहीं है जो एक फ़ोन क्लिक के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर या एक स्क्रीन पर आपको देखने पे या एक TV की खबर सुनने से या अखबार में पढ़ने से होता है, क्योंकि वो एक मैस लेवल के ऊपर लोगों को अवेयर कर देता है। तो आज 15 जून में इंटरनेशनल डेंगू डे को एडवोकेट करने का मकसद भी यही है कि इस पैगाम को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि इसके ऊपर जो फोकस है वो बढ़ जाए। इसकी वैक्सीन पे जैसे काम हुआ है, इसी तरह एंटीवायरल के ऊपर रिसर्च हो, ताकि जल्द अज जल्द इसका इलाज हमारे पास आए और हम इस खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाएं। ठीक है, इसका रिकवरी टाइम क्या होता है? मुतासरा मरीज जो है वो कितनी देर में रिकवर होता है? मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा है, वो रिकवर होने के बाद भी कहते हैं कि बहुत वीकनेस फील होती है, बॉडी में पेन मुसलसल रहती है, भी लंबी भी हो सकती है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो डेंगू का बुखार है वो शॉर्ट टर्म इलनेस होती है और वो हफ्ता 10 दिन के बाद मरीज रिकवर हो जाता है और लॉन्ग टर्म उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपने कोविड में देखा कि एक टर्म आई लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जिसमें परसिस्ट करते थे सिम्टम्स लोगों के, महीनों उनका खांसी रही, बुखार रहा, सांस खराब रहा, जिस्म में दर्दें रही। और अब पिछले 2-3 सालों से एक लॉन्ग डेंगू की सिंड्रोम भी सामने आ रहा है, जिसमें देखा गया है कि स्मॉल माइनॉरिटी, तकरीबन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स परसिस्ट करने लग जाते हैं। तो हम इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत जल्द इस पर पब्लिकेशन भी करेंगे कि जो लोग हमारे पास, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, दाखिल हुए और वो फिर घर चले गए, उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिन्हें ये परसिस्ट किए सिम्टम्स, जैसे आपने बताया कमज़ोरी रहती है, या लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी मैं रिपीटेडली बीमार होने लग जाता हूँ उसके बाद, और मुझे हर वक्त जो है वो थकन का एहसास होता है। तो इसके ऊपर रिसर्च ऑनगोइंग है इंटरनेशनल लेवल पे, हम अपने लोकल लेवल पे भी कर रहे हैं और जैसे ही कुछ कंक्लूसिव सामने आएगा आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? देखने वालों के लिए मैसेज हमेशा यही है कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर को ख़त्म और आपको एसएच को इतनी एफर्ट भी नहीं प्लीज करनी पड़ेगी कि अगर आप ये सोचे कि बड़ा टाइम निकाल के कुछ करना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों को जहां आप बहुत समर कैंप्स में और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, तो एक ये भी एक्टिविटी रखें कि एक चेक लिस्ट बना दें घर में उन एरियाज़ की जहाँ मच्छर छुप सकते हैं।
मैं हमेशा बताती हूँ सोफ़ों के पीछे, मेज़ों के नीचे, पर्दों के पीछे, तारीक और सायादार जगहों पर मच्छर घरों के अंदर पनाह लेते हैं। इन जगहों पर स्प्रे कीजिए, घर में मैट का इस्तेमाल करें, आउटडोर में कॉयल का इस्तेमाल करें, बाहर सोते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, बाहर जाते वक्त मच्छर भगाओ लोशन ज़रूर लगाएं और बच्चों को और ख़ुद भी फुल आस्तीन के कपड़े पहने और शॉर्ट्स ना पहने, कवर्ड रखिए। स्पेशली डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग और डस्क, ये पीक बाइटिंग टाइम्स होते हैं। सारा दिन ही मच्छर काट सकता है लेकिन ये वो वक्त है जिस पे सबसे ज़्यादा मच्छर एक्टिव होता है। तो जो लोग वॉक करने पार्क्स में जाते हैं या घर में आजकल मौसम बारिश की वजह से अच्छा है बाहर बैठते हैं, वो ज़रूर एहतियात करें। एक ज़रा सी एहतियात आपको एक बहुत बड़े मर्ज से बचा सकती है। बिलाशुबा, और ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है प्लीज़, और आपकी सेहत के लिए ये मैसेज डॉक्टर साहिबा ने दिया है, ज़रूर इस पर गौर करें, सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखें। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, आप साफ रहेंगे ना सिर्फ डेंगू बल्कि बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। है हमें पिक्चर्स भिजवा दें। अभी हम जा रहे हैं, हमारे फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमारे लिए आज की एक्सरसाइज लेके हमारा वेट कर रहे हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम गाइस, दिस इज जुहेब बुखारी। अस्सलाम गाइस, दिस इज जुहेब बुखारी। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है अरसलान चौधरी, ही इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, माशाल्लाह प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं, बड़े कंपटीशन में लड़े हैं, माशाल्लाह विन भी किए हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं, दोनों मिल के कोशिश करेंगे आपको बताएं कि लेग्स वर्कआउट कैसे करना है जब आपने हाइपरट्रॉफी करनी है। अरसलान को साथ रखने का मकसद ये कि आप लोग मोटिवेट हों, जो उन लोगों ने हाइपरट्रॉफी करनी होती है कि यार नहीं हो सकती, इसके मसल देख के बताएं, नहीं हो सकती, हो जाती है हाइपरट्रॉफी, लेकिन करना क्या, डाइट अच्छी करनी चाहिए। मर्जी अच्छी आप एक्सरसाइज कर लो, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर वालों का होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके घर वालों का पीछे कितना रोल होता है, रातों को उठ के डाइट बनाना और काफ़ी चीज़ें हैं, आपको पूरा घर को मिल के काम करना होता है। तो अरसलान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, अरसलान के साथ भी ऐसे ही होगा, पूरा घर सपोर्ट करता होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम विद वार्म अप जंपिंग जैक्स। अच्छा, जंपिंग जैक्स में से स्माइल है बिकॉज मुझे अरसलान इसके कहता था कि यार जंपिंग जैक्स के अलावा कुछ और करा दें, लेकिन जंपिंग जैक्स ऐसी एक्सरसाइज है इसमें आपके मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, बिकॉज आप जब जंप्स करते हो आपके काफ्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब काफ्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल को ब्लड फ्लो को तेज़ करते हैं, और हमने वार्म अप का बेसिक पर्पज़ ही मसल ब्लड फ्लो को तेज़ करना है। स्टैंडिंग काफ रेज, ओके, shall march again, perfect boy। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। स्टार्ट करेंगे हम स्क्वाट से, स्क्वाट्स विद वेट्स। ओवरहेड स्क्वाट करें हम, शोल्डर पे रखेंगे डंबल्स, नीचे जाएंगे, हिप बिलो द नी जा रही है इनकी परफेक्टली, देन अप हम जा रहे हैं, परफेक्ट बॉय, एक्सीलेंट। आप देख सकते हैं इनका पूरा बॉडी वेट हील्स पे है, नीज इनके पैरों को क्रॉस नहीं कर रहे। अगर आप स्क्वाट कर रहे हो और आपकी नीज पैरों को क्रॉस कर सकते तो आपका पूरा बॉडी वेट नीज पे आ रहा है, अगर नीज पे आ सकते तो आप अपनी नीज को इंजर कर लोगे। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे हम, स्टैंडिंग लंजेस विद वेट्स। हाइपरट्रॉफी का पहला रूल है, जो भी आपने एक्सरसाइज करने की कोशिश विद वेट्स जाएंगे, आप बॉडी को चैलेंज करेंगे। शाबाश। और ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही सिर्फ हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, जितना लड़कियां हैवी वेट उठाएंगी उनके लिए बेहतर है, उनकी हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें, बिकॉज जो हाइपरट्रॉफी के लिए जो चीज़ चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि लड़कियों में नहीं होता है लेकिन बहुत ना होने के मामूली सा होता है, जो आपकी ग्रोथ नहीं करता मसल की इस तरह, जस्ट मसल को टर्न अप करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप स्लिमर नज़र आओ और स्मार्टर नज़र आओ, तो आपको चाहिए कि आप वेट ट्रेनिंग लाजमी करें, खासतौर पर लड़कियाँ। शाबाश, एक्सीलेंट, शाबाश, ओके डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाएंगे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, ठीक है। पहले हमने दो एक्सरसाइज की, इसके अंदर हमारे क्वाड्रिसेप्स फ्रंट मसल लेग का यूज़ होता है और आप हमारे ग्लूट्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर हमारे अब मोस्टली ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग यूज़ होगा। शाबाश बॉय। असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि यार यहाँ पे लड़कियाँ वेट उठाने से डरती हैं, कुछ गड़बड़ डराते हैं, कुछ इधर उधर सुनकर डरते हैं कि हाय मसल बन जाएंगे, हमने मसल नहीं बनाने। तो यार आपके मसल बनेंगे नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप में टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, आप कैसे मसल बना लोगे। जो आप लोग देखते हो
लड़कियों को कि यार बॉडी बिल्डर होते हैं उन्होंने इंजेक्ट किया होता है, ओबियसली वो चीज़ हम तो आपको नहीं बता रहे, तो उस तरफ आपने जाना नहीं है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लड़कियाँ आप डंबल उठाएंगी और वेट आपका बढ़ जाएगा या आपके मसल डेवलप हो जाएंगे। इवन लड़के हमारे पास आए कहते हैं यार ज़्यादा वेट नहीं उठाना, मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। तो क्या यार बॉडी बिल्डर बनना के खाला जी का वाड़ा है, इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों को लगता है डंबल उठाए और बॉडी बिल्डर बन गया, ऐसा नहीं है। आप ट्रेनर की गाइडलाइन के साथ चला करें, जो आप कहेंगे और ट्रेनर पर ट्रस्ट करते हैं साथ साथ। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी काफ रेज, स्टैंडिंग काफ रेज। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस पर हम ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है यार जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कोशिश करें ट्रेनर के पास भी जाते हैं उस पर ट्रस्ट करें, लेकिन जस्ट मेक इट श्योर कि आपका ट्रेनर सर्टिफाइड ट्रेनर हो। ये नहीं कि खुद एक्सरसाइज के बाद में ट्रेनर बन गया। जो लोग खुद एक्सरसाइज के बाद में ट्रेनर बन जाते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए और अपने लिए भी। शाबाश, 5 reps मोर। ये आपकी काफ्स की एक्सरसाइज, स्टैंडिंग काफ रेज। जब हमने 4 से 5 एक्सरसाइज के हमने पूरी बॉडी को ट्रेन कर लिया, लोअर बॉडी को हमने ग्लूट्स हिप्स को यूज़ किया, इसके अंदर ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस ट्रेन कर लिया, क्वाड्स को ट्रेन कर लिया, काफ्स को, गैस्ट्रोस्टीमियस, सोलियस, सारे मसल को हमने ट्रेन कर लिया। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। आई होप कि यू आर फीलिंग गुड। शाबाश, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मज़ा आया आज का वर्कआउट करके आपके साथ वंस अगेन। थैंक यू सो मच। ठीक है जी ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। और ज़ुहैब जैसे कि कहते हैं कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने ट्रेनर पर, अगर आप वाकई वो रिजल्ट चाह रहे हैं जो स्पेसिफिकली जो आपका टारगेट है। सो इसके लिए वाकई जिस तरह आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करके जाते हैं, अपने ट्रेनर पे भी ट्रस्ट करें। वो आपको जिस तरह से गाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलें तो फिर ही आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। एंड एक और चीज़ जिस पे फोकस करते हैं ज़ुहैब वो ये है कि आपने एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट को भी मेनटेन रखना है अगर आप मतलूबा नताइज चाह रहे हैं तो। अब हमने आगे बढ़ना है जी, और फिटनेस के बाद कुछ शॉपिंग की बात करनी है। शॉपिंग करने के लिए आजकल हर कोई कहता है सेल कहाँ कहाँ लगी है। सो आज सेल कहाँ लगी है अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हमारा सेगमेंट है बचत बाजार। सबसे पहले ब्रांड है जी हमारे पास उनसे लंदन। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% ऑफ। इसके बाद चैनवन पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है। सो सना सफीनास पर भी अप टू 50% ऑफ है। एंड द नेक्स्ट ब्रांड इज ईडन रोप, यहाँ पर अप टू 25% ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ लगी है, आप इन ब्रांड्स पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन आपके पास शॉपिंग की भी ऑप्शन मौजूद होती है, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप खुद चले जाएं तो ज़रा इजी हो जाता है, आप चीज़ देख के ले सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। सो ये तो था जी हमारा सेगमेंट बचत बाजार। इसके साथ साथ नाज़रीन हमने जाना है क्लोजिंग की तरफ, लेकिन वंस अगेन जिनकी बर्थडे है हमें पिक्चर्स भिजवा दें, जल्दी आएँ जल्दी पाएँ वाली पॉलिसी मैं हमेशा कहती हूँ। नंबर स्क्रीन पर प्लीज़ दिखा दीजिए, अरबाज नंबर ऐड कर दें ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो हमें देख रहे हैं। बल्कि कल हमने देखा कि जी दूसरे ममालिक से भी हमें कॉल्स आती हैं, हमें पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, तो आप हमारे साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करें। कल आपकी बर्थडे को भी इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप में कोई टैलेंट है, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज हाजिर है आप लोगों के लिए। आप अपनी सजेशंस, अपना टैलेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो हम आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ें आप हमारे शो में देखना चाह रहे हैं ज़रूर बताइए, हम इंशाल्लाह उसको शो का हिस्सा बनाएंगे। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।